दोस्तों, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज आप लोगों को हम ईपीएफओ सीरीज 3 लेकर के आ रहे हैं। और जो ईपीएफओ सीरीज 3 है वो दोस्तों विशेषकर है औद्योगिक विवाद अधिनियम 1947। क्या है औद्योगिक विवाद अधिनियम 1947? यानी जो 1947 को औद्योगिक विवाद अधिनियम लाया गया है उसके बारे में बताने जा रहे हैं। वेरी इंपॉर्टेंट है। 1948 के पहले ये हमारा जो है 1 अप्रैल 1947 को औद्योगिक विवाद अधिनियम लाया गया था। दोस्तों, हम जानते हैं कि आजादी के बाद हमारा एक नया विधिशास्त्र की शुरुआत हुई और जिसे हम औद्योगिक विधि शास्त्र के नाम से जानते हैं। क्या जानते हैं? जिसे हम औद्योगिक विधि के नाम से जानते हैं। अब जब हम बात करते हैं औद्योगिक विधि, ये पहले अविकसित अवस्था में था, यानी आप इसको कह सकते हैं भ्रूण अवस्था में था। ये भ्रूण अवस्था में था और उसके बाद जैसे आजादी हुई तो इसके अंदर डेवलपमेंट हुआ और पहले से अधिक विकसित हुआ। एक नया शास्त्र दिया गया और उसके चलते उद्योग जगत में प्रगति देखने को मिलती है। औद्योगिक विधि और औद्योगिक विकास का दोस्तों चोली दामन का साथ है। देखो, हम कुछ भी पढ़ने बैठेंगे, कुछ भी समझने बैठेंगे, उसमें कुछ नहीं है यदि हम वास्तव पे उस पे थोड़ा सा चिंतन करेंगे, मोटे रूप से समझेंगे। बारीकी जाने की जरूरत नहीं है, मोटे तौर पे समझिए, सब कुछ आ जाएगा। कुछ भी ऐसा अलग नहीं है। तो जो औद्योगिक विधियों से जो भारत का विकास हुआ उसमें बहुत ज्यादा फायदा हुआ हमारे जनमानस को। हमारा जनमानस बहुत ज्यादा प्रभावित हुआ। आप जानते हैं कि 200 से लेकर के 300 वर्षों के बीच में किस प्रकार से हमारे श्रमिकों का, कर्मकारों का शोषण होता आया था। 20-20 घंटे काम, 15-15 घंटे काम, कोई अवकाश नहीं, कोई भोजन नहीं, कोई क्लेम नहीं, कोई ब्लेम नहीं। और जब देश स्वतंत्र हुआ तो जो औद्योगिक विधि शास्त्र आया, औद्योगिक विधियां आई, इससे बहुत बड़ा फायदा हुआ हमारे जनमानस को। और हमारे जनमानस को फायदा होने का मतलब मेरे देश का फायदा। हमारे देश की जो संप्रभुता है, जो धन है, प्रॉपर्टी है, वो स्वस्थ नागरिक है और उनके द्वारा कमाया गया धन। जब वो स्वस्थ नहीं होंगे, उनका हक नहीं मिलेगा, तो फिर किसी देश की स्थिति कैसे डेवलप होगी? कहते हैं किसी देश की समृद्धता उसके औद्योगिक विधि के ऊपर डिपेंड करती है। जिस तरीके के औद्योगिक विधि, अब अभी आप समझिए, थोड़ी देर के लिए भारत में जो बहुत सारा मैन्युफैक्चरिंग हो रहा है, भारत में बहुत सारे निर्यातकों को यहां पर सामान परचेज करने के लिए बाध्य किया था। अब यहां पर नियम कानून नहीं होंगे तो क्या कोई यहां पर अपना संयंत्र लगाने आएगा? कोई अपना निवेश करेगा? जब यहां लिबरल दिखेगा, उसको सुविधाएं मिलेंगी, सही सिस्टम मिलेगा, तभी तो यहां पर अपना इन्वेस्टमेंट करेगा। तो दोस्तों, इसीलिए इसमें हमारे बहुत सारे जनमानस यानी कर्मकारों का तो लाभ मिला, साथ ही हमारे औद्योगिक श्रमिकों का इसमें बहुत बड़ा लाभ मिला। हमारे नियोक्ताओं को भी लाभ मिला। जब एक दिशा निर्देशन है तो उसके अनुसार काम करने में कोई दिक्कत नहीं है। और औद्योगिक विधियों से हमारे भारत के औद्योगिक विकास का एक ऐसा रास्ता साफ हुआ जो आप जानते हैं कि मेन इंडिया, भारत मैन्युफैक्चरिंग का गढ़ हो, ऐसा हम लोग हर दिन अपने अपने नई संकल्पना के साथ लाते हैं।
पहले हमारी अर्थव्यवस्था का प्रतीक हाथी हुआ करता था, आज हमारी अर्थव्यवस्था का प्रतीक बाघ है, शेर है। तो खैर, हमारे इस विधि 1947 का जो विधि शास्त्र डेवलप हुआ, इससे बहुत फायदा हुआ हमारे उद्योगों को और हमारे औद्योगिक विकास को, हमारे कर्मकारों को, औद्योगिक श्रमिकों को। दूसरे, इससे हमारी अर्थव्यवस्था में नई जान आ गई। हमारी अर्थव्यवस्था में राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था हमारी विकसित हो गई। बात समझ रहे हैं? तो इस तरीके से इसकी जो महत्वपूर्ण भूमिका है वो क्या है? यानी औद्योगिक विवाद अधिनियम की जो विशेषताएं हैं, औद्योगिक विवाद अधिनियम की जो विशेषताएं हैं, नंबर 1 तो यह विशेषता है क्या कि कोई औद्योगिक विवाद औद्योगिक न्यायाधिकरण को या विवाद से जुड़े हुए पक्षकार या राज्य सरकार द्वारा विचार हेतु लाया जा सकता है। यानी पहली विशेषता क्या है? कोई औद्योगिक विवाद हमारे औद्योगिक न्यायाधिकरण के संज्ञान या पक्षकारों की सलाह से राज्य सरकार द्वारा विचार हेतु संदर्भित किया जा सकता है। पहली विशेषता, 1947 के औद्योगिक विवाद अधिनियम की पहली विशेषता जरा आराम समझिए। क्या कोई औद्योगिक विवाद हमारे औद्योगिक न्यायाधिकरण या विवाद से जुड़े पक्षकार के अनुसार राज्य सरकार द्वारा उनके विचार हेतु संदर्भित किया जा सकता है। यानी सरकार भी इन्वॉल्व हो गई। यदि हमारा औद्योगिक न्यायाधिकरण चाहता है, हमारे पक्षकार चाहते हैं और राज्य चाहती है, उसके लिए एक विस्तृत संदर्भ हेतु व्याख्या की जा सकती है, बातचीत की जा सकती है और उसका रास्ता निकाला जा सकता है। विवाद के हल के लिए क्या क्या शामिल हो गया? न्यायाधिकरण, राज्य, श्रमिक, नियोक्ता। दूसरा, औद्योगिक न्यायाधिकरण द्वारा दिए गए पंचाट को 1 वर्ष के भीतर बाध्यता के अनुसार मानना होगा, निस्तारण करना होगा। एक तो मैंने बताया औद्योगिक न्यायाधिकरण, पक्षकार और राज्य सरकार संदर्भ हेतु इकट्ठा होकर मंच पर उसका हल निकाल सकती है। और दूसरे, जो औद्योगिक न्यायाधिकरण द्वारा दिए गए निर्देश हैं, दिया गया जो पंचाट है, दिए गए जो सुधार हैं, 1 वर्ष के भीतर पक्षकारों के द्वारा बाध्यता के अनुसार निस्तारित करना है, यानी उस काम को पूरा करना है। क्लियर? दूसरी विशेषता कि कुछ परिस्थितियों में हड़ताल यानी तालाबंदी पर प्रतिषेध करना, प्रतिबंध लगाना, अवैध घोषित करना, यानी जो हम हड़ताल लाते हैं धारा 22 के अनुसार, हम इस हड़ताल को, इस तालाबंदी को प्रतिषेध करते हैं। कब? कुछ विशेष परिस्थितियों पर, क्योंकि हड़ताल लाई तभी जाती जब श्रमिक का शोषण होता है, उसको उसका मापदंड नहीं मिलता है, उसको उसका अधिकार नहीं मिलता है। तो कब तालाबंदी और हड़ताल को प्रतिषेध किया जा सकता है? जब तक सुलह अधिनिर्णय की कार्यवाही चल रही हो, जब नियोक्ता और श्रमिक यानी कर्मकारों के बीच सुलह अधिनिर्णयन यानी सुलह की प्रक्रिया चल रही हो, अधिनिर्णयन चल रहा हो, अभी निर्णय हुआ ना हो, ऐसी स्थिति में टालना। हड़ताल नहीं होगी, नहीं कर सकते हैं। यह हमारा औद्योगिक विवाद अधिनियम 1947 कह रहा है। दूसरा, जब तक सुलह कार्यवाहियों के समझौते लंबित हों, अगर सुलह कार्यवाहियों के हमारे मामले लंबित हैं, चल रहे हैं, पूर्णतया क्लियर नहीं हो रहे हैं, तब तक हम हड़ताल नहीं कर सकते हैं। क्लियर? जब न्यायाधिकरण द्वारा, तीसरा क्या है? जब न्यायाधिकरण द्वारा दिए पंचाट
लंबित हो। जो न्यायाधिकरण है, औद्योगिक न्यायाधिकरण है, उसके द्वारा जो दिए गए पंचाट है अभी लंबित है, तो उसके बीच में भी हम किसी भी प्रकार की हड़ताल नहीं कर सकते हैं। दूसरे, और क्या हो सकता है? लोकहित में के कार्यों से जुड़े हुए कल कारखानों में हम हड़ताल या तालाबंदी नहीं लगा सकते हैं। दूसरे, आपातकाल, यानी जब आपातकाल हो, देश में आपातकाल की स्थिति हो, ऐसी स्थिति में भी हम ताला गेट पर नहीं लगा सकते हैं। यानी 3 विशेषताएं हमारी इस औद्योगिक विवाद अधिनियम की आई। क्या आई? जिसमें औद्योगिक न्यायाधिकरण, पक्षकार और राज्य एक राय में संदर्भित होकर एक मंच पर निष्कर्ष निकाल सके। दूसरा, औद्योगिक न्यायाधिकरण द्वारा दिए गए पंचाट को 1 वर्ष में बाध्यता के अनुसार निस्तारण करना होगा, उसे पूरा करना होगा। और तीसरा है कि कुछ परिस्थितियों में हड़ताल नहीं करनी होगी। जैसे अधिनिर्णय चल रहा हो, सुलह के लिए अधिनिर्णय चल रहा हो, तब नहीं कर सकते हैं। या जब सुलह कार्रवाइयां, समझौते लंबित हों, समझौते चल रहे हैं, प्रक्रिया चल रही है, तो नहीं कर सकते हैं। और जब न्यायाधिकरण द्वारा पंचाट लंबित हो तो नहीं कर सकते हैं। दूसरे, लोकहित में नहीं कर सकते हैं और आपातकाल में नहीं कर सकते हैं। दूसरा दोस्तों, अब जो औद्योगिक विवाद अधिनियम 1947 हमारा जो 1 अप्रैल 1947 को प्रभावी हुआ, तो जो उसके उद्देश्य क्या थे? ये तो आपने सुने, फीचर्स यानी विशेषताएं। क्या सुने? विशेषताएं। अब इसके देखिए पर्पस क्या है, इसका उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य है औद्योगिक विवादों के शोधों और निपटारों का उपबंधन करना। औद्योगिक विवादों के शोध एवं निपटारों का प्रबंधन करना, उपबंधन करना, विनियमन करना, नियमन करना, कुछ भी कह सकते हैं। जो आपको समझ में आया वो उससे इस्तेमाल कर सकते हैं, और जो आपको पेपर में दे उसको समझ भी लीजिएगा। उपबंध हो गया, विनिर्माण हो गया, है ना, प्रबंधन हो गया, है ना, उपबंध हो गए। तो नंबर 1 है नियोजक और कर्मकारों के बीच में अच्छे संबंध सुनिश्चित कराना। क्या होना चाहिए? देखो, जब हम एक कारखाने में एक जगह हम बैठेंगे, हमारे साथ 50 आदमी होंगे, अगर हमारे मैनेजमेंट में, मेरे प्रबंधन में और साथ के श्रमिकों कर्मकारों के बीच में अगर परस्पर संबंध सही नहीं होंगे, तो क्या उसका प्रतिफल अच्छा हो सकता है? नहीं अच्छा हो सकता है। टारगेट नहीं पूरा, कहीं ना कहीं अवरुद्धता आएगी, कहीं ना कहीं दिक्कत आएगी। क्लियर? तो क्या उद्देश्य था? नियोजक और कर्मचारियों के बीच में, कर्मचारियों के बीच में अच्छे संबंध सुनिश्चित कराने के लिए, अच्छे संबंध बनाए जाने के लिए। क्लियर? दूसरा, नियोजक और कर्मचारियों, दूसरा उद्देश्य नियोजक यानी स्वामित्व, प्रबंधन, और कर्मचारियों के बीच में, कर्मचारियों और कर्मकारों के बीच में औद्योगिक विवादों का शोध, उनका सुझाव, पंजीकृत व्यवसाय संघों या फेडरेशन कर्मचारियों के निर्णयों के संघों को प्रभावित करना, प्रमाणित करना, और कुछ पर प्रतिषेध लगाना। यानी क्या? नियोजक कर्मचारियों के बीच में औद्योगिक विवादों का शोध एवं उनका सुझाव, यानी सुझाव भी देना है, शोध भी करना है, निपटारा भी कराना है, पंजीकृत व्यवसाय करना है, व्यवसाय को पंजीकृत भी करना है, संघ और फेडरेशन का रजिस्ट्रेशन भी करवाना है, और कर्मचारियों नियोजकों के संघों के प्रति प्रभावित नेतृत्व में प्रतिनिधित्व भी प्रदान करना है। यानी मैनेजमेंट के अंदर श्रमिकों का भी उसमें भागीदारी सुनिश्चित कराना है। क्लियर?
दूसरे, अवैध हड़तालों और तालाबंदी को रोकना। मैंने अभी बताया भी था कि किस प्रकार से अवैध तालाबंदी और निर्णय है, यानी न्यायाधिकरण के पंचायत लंबित हो, यानी सुलह पक्षकार की कार्रवाइयां चल रही हो, या न्यायाधिकरण अधिनियम के बीच के मामले लंबित हो, तो ऐसे समय में नहीं कर सकते हैं। लोकहित के मामले में हड़ताल नहीं कर सकते हैं, लोकहित के मामले में हड़ताल नहीं कर सकते हैं। दूसरे क्या कर रहे हैं, काम से अवैध हड़तालों और तालाबंदों पर रोक लगाना, काम से अलग रखने, काम से अलग रखने तथा छटनी संबंधी में कर्मकारों का अनुतोष प्रदान करना। यानी क्या हुआ, काम से अलग रखना मतलब काम नहीं देना। बस समझ, इसका मतलब समझिए, व्यवहारिक भाषा में समझिए, कॉपी राइटिंग में कोई मतलब नहीं। काम से अलग रखना यानी काम से काम न देना। छटनी के संबंध में लेआउट एक आता है, लेआउट काम नहीं है, हम मजदूरों की छुट्टी कर रहे हैं, श्रमिकों की छुट्टी कर रहे हैं, आप देख रहे हैं इस समय भी छुट्टी हो रही है, तो ले ऑफ करना, यानी ऐसी स्थिति में श्रमिकों को कुछ अनुतोष प्रदान करना, यानी कुछ पारितोषिक प्रदान कराना। क्लियर? जब उनकी छटनी की जाए, उनको काम से हटाया जाए, तो उनका कुछ अनुतोष दिया जाए, उनको कुछ पारितोषिक दिया जाए। दूसरा, सामूहिक सौदेबाजी को रोकना। ठीक, तो दोस्तों ये जो हमारा औद्योगिक अधिनियम, विवाद अधिनियम जो 1947 आया, ये वास्तव में देखा जाए तो इस अधिनियम का उद्देश्य मात्र उद्योगों में काम करने वाले कर्मचारियों की दशा में सुधार लाना है। क्या लाना है? मात्र सुधार लाना है, मात्र सुधार लाना है। तो इसके साथ ही साथ औद्योगिक विवाद की स्थिति निपटती है, और इसी के साथ औद्योगिक विवाद अधिनियम 1947 समाप्त होता है। विदा लेते हैं, फिर मिलेंगे 1948 के औद्योगिक अधिनियम में। धन्यवाद।